वो बिल्कुल वही, एसिम्पटोट होते हैं वो वो सारे। एसिम्पटोट होते हैं। ठीक है, जब हाँ। आपको लगता है कि ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऐसे जाके इन्फिनिटी पे मिल जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाता है, एसिम्पटोट कहलाता है। तो लिखिए यहाँ पे हेडिंग, एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। हेडिंग लिखिए, एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। अब एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला में क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी, वो देखते हैं सबसे पहले। तो लिखिए, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लिखते जाइए, जो जो मैं बता रहा हूं थोड़ा लंबा है, ठीक है लिख देंगे। इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, from a point on a hyperbola, length of perpendicular from a point on a hyperbola, on a hyperbola, on a hyperbola to a straight line, to a straight line tends to zero, समझा दूंगा अभी, tends to zero as the point, as the point on the hyperbola tends to zero as the point on the hyperbola moves to infinity, moves to infinity, moves to infinity along the hyperbola, along the hyperbola, then the straight line, then the straight line is called, is called asymptote, asymptote of the hyperbola। क्या बोल रहा है, if the length of perpendicular from a point on a hyperbola to a straight line tends to zero as the point on the hyperbola moves to infinity along the hyperbola, then the straight line is called asymptote of the hyperbola। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कैसे, तो बोलूंगा बेटा देखो ध्यान से, अभी इसमें और लिखवाना है मेरे को, लेकिन पहले मैं थोड़ा समझा देता हूं। आप ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन को ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन को क्यों बनाया गया है, ध्यान से देखना, हाइपरबोला वैसा बनेगा, आपने यहां से बनाया, हाइपरबोला ऐसा ही होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा कैसे जाएगा, ये वाला हिस्सा ऐसे जाएगा। तो ये हाइपरबोला से तुम देखते जाओगे ना, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैलकुलेट करते जाओगे। एक पॉइंट कंसीडर करो, एक सेकंड ले रुकना यार।
हाँ सॉरी यार, तो हाँ अब ध्यान से देखिए, ये जो हाइपरबोला है, यहां पे कोई भी पॉइंट आपने चूज किया और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने की कोशिश की, यहां पे पॉइंट चूज किया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, यहां पे पॉइंट चूज किया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, यहां पे पॉइंट किया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहां पॉइंट, 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 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब जब भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो देखिए ये डिस्टेंस काफी थी, काफी थी, काफी थी, कम होती चली जाएगी, और हम ये मान लेंगे कि क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगी। तो ऐसी स्ट्रेट लाइंस क्या कहलाती हैं आपकी, एसिम्पटोट्स। अब आप बोलोगे सर ये एक ही एसिम्पटोट रहेगा क्या, नहीं भाई, एक ही एसिम्पटोट नहीं रहेगा, यहां से ये दूसरा एसिम्पटोट भी रहेगा। अभी इसके हिसाब से भी ये बना देंगे, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ये मैन्युअली ड्रॉ हो रहा है इसलिए उसको वैसे ही कंसीडर करना, ठीक है। तो अब देखिए ये इधर की तरफ इंफिनिटी को जाके मिल रहा होगा, यहां पे भी इंफिनिटी को जाके मिलेगा, यहां पे भी इंफिनिटी को जाके मिलेगा। तो ये चीज क्या कहलाएगी आपकी, ये जो लाइंस है ये कहलाएंगे एसिम्पटोट्स। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए, क्या ये चीज क्लियर हुई? अब मैं निकालना सिखाऊंगा कि एसिम्पटोट की इक्वेशन निकाली कैसे जाती है, और फिर उसका शॉर्ट बताऊंगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछिए एसिम्पटोट में। कोई डाउट नहीं है सर। डाउट है किसी को? इसका प्रिटेक्स्ट समझ आ गया सर। समझ में आया एसिम्पटोट का कहना? हाँ सर। चलिए अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रूव करना है कि प्रूव क्या, एसिम्पटोट की इक्वेशन निकालनी है। तो लेट कर लेता हूं मैं कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मेरे एक लाइन है, और जो हाइपरबोला मैं यूज कर रहा हूं वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, 1। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये मेरा हाइपरबोला है, और y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी मेरे क्या है, एक लाइन है। अब मैंने क्या किया, तुम एक तरीके से यही तो कर रहे हो यार कि ये हाइपरबोला जो है और ये जो लाइन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ले हो। अब आप बोलोगे सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों निकाल रहे हैं, तो बोलोगे बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तभी तो इन्फिनिटी पे मिलता हुआ दिखाएंगे ना उसको, मिलेगा पॉइंट इंफिनिटी पे ही, लेकिन आए तो का कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाइपरबोला से देखो एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक ही तो बनेगी ना इस लाइन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसे उठा के इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अब यहां पे मैं थोड़ा सा ना, हमने ऑलरेडी सब्सटीट्यूट किया हुआ है, तो मैं उस चीज का एडवांटेज ले रहा हूं और मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं ऑन सब्सटीट्यूटिंग line into hyperbola. That means the value of y into the hyperbola, you will be getting b square minus a square m square times of x square minus 2a square mcx minus a square times of b square plus c square इज इक्वल टू 0। तो आपने y की वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, तो ये आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे बताइए जो मेरे रूट्स हैं वो कहां पे जा रहे हैं भाई, जो मेरे रूट हैं वो कहां पे मिलने चाहिए मेरे को, इन्फिनिटी पे मिलने चाहिए। तुम्हारे हिसाब से सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहे हो सर, है ना। तो रूट मेरे क्या होने चाहिए, इन्फिनिटी पे मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि मेरे पास, अब देखो अगर मैं इसके दो रूट मान के चलूं, x के दो रूट मान के चलूं, x1 x2, ठीक है, तो सम ऑफ द रूट मेरे पास कुछ रहेगा, कितना रहता है? अगर मेरे पास सिंपल ये होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट x1 x2 कितना होता, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट x1 x2 इज इक्वल टू कितना होता, c अपॉन ए। तो सम ऑफ रूट है x1 प्लस x2 वो होता माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता, c अपॉन ए। अच्छा एक बात बताओ, इसमें दोनों ही केसेस में आप देखोगे इसको अगर मैं इंफिनिटी बनाना चाहता हूं, ठीक है, अगर मैं इस पूरे पोर्शन को इंफिनिटी बनाना चाहता हूं तो बताओ इन दोनों का सम इंफिनिटी आना चाहिए, मतलब ए की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, बोलो जल्दी, 0। 0 हो जाना चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर रूट्स इंफिनिटी होने चाहिए तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास कितना होना चाहिए भैया, 0।
हाँ या ना? हाँ सर। भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही तो ए है, वो जीरो हो गया तो ये भी इंफिनिटी पहुंच गया, ये भी इंफिनिटी पहुंच गया, मतलब ये कितना कर दिया आपने? जीरो कर दिया। अच्छा दूसरी चीज एक बात बताओ, अगर तुमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां जीरो कर दिया तो तुम्हारे पास क्या बन गया? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। सही बात है या नहीं? बोलो जल्दी, हाँ या ना? हाँ सर। तो ऐसे केस में तुम ध्यान से देखो, यहां से तो आप बोलोगे सर ये तो मेरा रूट आ गया, आप तो बोल रहे थे दोनों रूट इंफिनिटी पे आएंगे, है ना? ये तो फाइनाइट वैल्यू हो गई, आपने सी और बी के लिए तो कुछ बोला ही नहीं, आपने तो सीधा बोल दिया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लेकिन आपने ये तो बोला ही नहीं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए या ये कांस्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए। तो मैंडेटरी चीज क्या है कि अगर मैं इसको एक्स को भी इंफिनिटी पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि दोनों रूट इंफिनिटी है, ए से मेरा इनका समीशन इंफिनिटी आ रहा है। समीशन इंफिनिटी कैसे आएगा? अगर मैं x1 को इंफिनिटी मान लूं और x को कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी मान लूं, तो बेटा उसमें अगर मैं 2 भी ऐड करूंगा तो भी रिजल्ट कितना आएगा? इंफिनिटी, है ना? इसको मैंने एक फिक्स क्वांटिटी मान लिया और इसको इंफिनिटी मान लिया, इंफिनिटी में आप कुछ भी ऐड करोगे रिजल्ट कितना आएगा? इंफिनिटी। और आप इंफिनिटी से कुछ भी प्रोडक्ट करोगे तो भी रिजल्ट कितना आएगा? इंफिनिटी। हाँ या ना? सही है या गलत है? बोलो, ये बात सही है ना? इंफिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे भाई, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, उस बहुत बड़े नंबर में तुम कुछ छोटा सा नंबर ऐड कर दोगे, क्या इंपैक्ट आएगा? क्या 1,00,000 कुछ भी नहीं करोड़ के आएगा अंदर सर, मैं कुछ भी नहीं आएगा। एक चीज, एक यूनिट ऐड कर दूंगा, 1 यूनिट ऐड कर दूंगा, तो 1,00,000 करोड़, तुम बोल सकते हो ना कि वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1,00,000 करोड़। सही बात नहीं है क्या? है ना? तो यही मेरा कहना है कि अगर बाई चांस आप ए को जीरो कर देंगे और बी और सी पे कमेंट नहीं करेंगे, तो आप ये बोल सकते हैं भाई कि ए तो आपने जीरो कर दिया तो मेरे पास एक्स की वैल्यू ये आ गई, सर मेरे पास तो फाइनाइट रूट आ गया, लेकिन मैं फाइनाइट रूट चाहता नहीं, इसलिए मुझे बी को भी क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी क्या होना चाहिए? जीरो। और सी क्या होना चाहिए? सी कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब द कांस्टेंट पार्ट कैन बी एनी रियल नंबर। हाँ या ना? समझ में आया या नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइए, समझ में आया तो भी बताइए। समझ में आया तो बताइए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए। आ गया सर समझ में। भाई किसी और को कोई दिक्कत है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो और मुझसे पूछो। नहीं दिक्कत है तो मुझे बताओ कि आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि उसके बाद काम बहुत आसान है। कर दूं? हाँ सर। हाँ सुशांत, सर। आदित्य, कुणाल, मोहित, कर दो सर। चलिए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये पार्ट था, ठीक है? तो आपने उसको जीरो किया, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहां से आपने क्या कर दिया? यहां से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया भाई? यहां से मेरा कैलकुलेट हो गया एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मतलब मैं यहां से बोल पाऊंगा कि मेरा जो m की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस बी अपॉन ए। कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताइए। m की वैल्यू हो गई प्लस माइनस ए बी अपॉन ए, कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नहीं? नो सर। कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया? ए स्क्वायर एम सी, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर एम सी, टू ए स्क्वायर एम सी, ये इक्वल टू जीरो है। तो क्या c जीरो हो सकता है क्या? अभी बात करेंगे। a जीरो हो सकता है क्या? a तो ऑलरेडी जीरो लेके, मतलब a नहीं लेके चल रहा है। अगर तुमने a जीरो कर दिया तो ये m की वैल्यू इंफिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ या ना? यस सर। बोलो भाई, अगर तुमने a जीरो कर दिया तो ये भी इंफिनिटी आ जाएगा ना, ये भी तो मानो। हाँ सर। वो नहीं कर सकते हम। m की वैल्यू जीरो कर सकते हैं क्या? अगर m जीरो कर दिया तो y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। c की वैल्यू जीरो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हाँ हैं, ये कर। क्योंकि c की वैल्यू जीरो करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। हमें ये बात को ध्यान में रखना है कि मेरा एसिम्पटोट 0,0 से पास हो रहे हैं दोनों के दोनों, इसलिए मैं m की वैल्यू को जीरो नहीं कर सकता। अगर m की वैल्यू जीरो कर दिया, c इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो वो y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो x एक्सिस के पैरेलल आने लगेगा, वो जीरो से पास नहीं होगा। तो c की वैल्यू जीरो, m की वैल्यू प्लस माइनस b अपॉन a, मेरे पास m की वैल्यू आ गई है। तो आप ध्यान से देखें तो इन दोनों कंडीशन से मुझे c जीरो मिल गया है और m की वैल्यू प्लस माइनस कितना मिल गया है? a। तो मैं एक बार प्लस यूज करूंगा, एक बार माइनस, तो एक इक्वेशन मेरे पास हो गई b अपॉन a टाइम्स ऑफ x, और दूसरी आ गई माइनस b अपॉन a टाइम्स ऑफ x।
यहां लेके जाएंगे तो इसको अगर मैं चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। आपने क्या बोला, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 0, और ये हो गया। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गई या नहीं मिली, बताइए। यहां तक दो लाइन की इक्वेशन मिल गई, y इज इक्वल्स टू mx, y इज इक्वल्स टू माइनस mx, वही दोनों तो मिल रही हैं भाई। y इज इक्वल्स टू mx क्या होगी, कोई एक लाइन मानेंगे तो y इज इक्वल्स टू माइनस mx दूसरी लाइन हो गई। ओरिजिन से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइन की इक्वेशन कितनी होती है, y इज इक्वल्स टू mx, तो वही टाइप की इक्वेशन मिल रही है आपको दोनों। हाँ जी बिल्कुल मिल रही है। अगर मैं एसिम्प्टोट की कंबाइंड इक्वेशन लिखना चाहूं, मतलब पेयर के तौर पे लिखूं, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट विल बी, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो यहां तक मुझे बताइए। ओ सॉरी 1 क्यों लिख दिया, 0 होगा सर। 0, 0 राइट साइड क्या है 0। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, उसके बाद एक कोरिलेशन हम इसके अंदर और डेवलप करेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। नो सर। और कोई डाउट नहीं सर। कोई डाउट नहीं है भाई, कोई डाउट है या नहीं है? नहीं है नहीं है सर। सर। नहीं है सर। आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। हाँ सर। तो यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने जो आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं? बहुत यस इंपॉर्टेंट सर। पार्ट पढ़ रहे हो हाँ आप? सर। कर लिया? तो हाँ ध्यान सर। से देखो, यहां ये हाइपरबोला को ध्यान से देखो और ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट को ध्यान से देखो। क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? मुझे तो एक रिलेशन बहुत क्लियर नजर आ रहा है। ये लेफ्ट वाला सर हाइपरबोला ही बन गया मतलब। तो ये लेफ्ट वाला सेक्शन जो है हाइपरबोला का, लेफ्ट वाला जो सेक्शन है हाइपरबोला का, वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट से। सही बात है या नहीं है? एकदम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, सही बात है ये सर। वाला और ये वाला, है ना? तो इसकी प्रॉपर्टीज में हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो बताइए, वरना मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं यार। इसकी प्रॉपर्टीज यही अपना टाइम खाएंगी। मैंने बोला था 2 दिन लगेंगे अपने को चैप्टर क्लोज करने में। वो एक दिन हाइपरबोला ले जाएगा रेक्टेंगुलर वाला, और एक दिन पूरा एसिम्प्टोट ले जाएगा। क्योंकि आज अगर मैं एसिम्प्टोट समझा दूंगा, एसिम्प्टोट आपके दिमाग में दिलो जहन में पूरी तरीके से उतर जाएगा, आपको दोबारा दिक्कत नहीं होगी। डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नहीं है एक सर साथ डाउट। स्क्रीनशॉट किसी को चाहिए तो ले लीजिए यहां से। डन। यस सर। बढ़ू आगे। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट है भाई, यहां पे आइए, हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एसिम्प्टोट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एसिम्प्टोट्स। पहला, इफ द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स, लिखते जाइए, इफ द एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स, अच्छा एक चीज और अभी बताऊंगा, चलिए ठीक है। एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स के लिए मैं इतना लिख दूंगा, ठीक है। एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला बोला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इज 2 थीटा, इज 2 थीटा। देन लिख लो एक बार, अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ भी गड़बड़ होगी तो क्लियर कर देंगे उसको। सीकेंड थीटा, इसेंट्रिसिटी कितनी हो गई, सीकेंड थीटा। ऑल्सो द acute angle between the asymptotes
between the asymptotes is theta is equals to tan inverse 2ab upon a square minus b square. If the angle between the asymptote of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1 is 2 theta, then eccentricity E is equals to secant theta. Also the acute angle between the asymptotes is theta is equals to tan inverse this part. अब आप बोलोगे सर कैसे कैसे हुआ ये, तो चलिए एक एक करके आप ही प्रूफ करना शुरू करेंगे। मैं एक चीज बताना चाहता हूं इसमें, बस वो ध्यान से देखिए। तो अगर मैंने एसिम्टोट बना दिए हैं, आज से हम एसिम्टोट पे ध्यान देंगे कि एसिम्टोट कहां पे है, क्योंकि एसिम्टोट के बिना सारा मामला बेकार है हाइपरबोला के केस में, और किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये एसिम्टोट बनाया तो ये हाइपरबोला बना दिया। यार इसमें फ्री हैंड में ना दिक्कत होती है, कर्व्ड वाला लेना पड़ेगा क्या मेरे को? चलिए, अच्छा अगर मैं क्या बताना चाहता था इंपॉर्टेंट, जो मुझे एकदम से याद आया था वो ये था कि अगर मेरे सिंपल हाइपरबोला जो है, मेरा ट्रांसवर्स हाइपरबोला जो है, उसके ये दोनों एसिम्टोट हैं, तो उसके कॉन्जुगेट के जो एसिम्टोट है ना वो भी सेम ही रहेंगे। तो अगर सिंपल वाले के ये एसिम्टोट है तो कॉन्जुगेट के एसिम्टोट भी सेम ही रहेंगे। ये पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी लिखवा भी दूंगा, लेकिन उससे पहले बताना जरूरी था। तो इसने क्या बोला है कि अगर एंगल बिटवीन द एसिम्टोट्स, मतलब ये दोनों में ये पूरा एंगल 2 थीटा है, मतलब ये वाला थीटा है तो ये वाला भी कितना है आपका थीटा है, तो एंगल बिटवीन टू एसिम्टोट्स कितना दे रखा है आपको 2 थीटा, तो आपको इसेंट्रिसिटी जो है वो कितने के बराबर हो जाएगी, सीकेंट थीटा के बराबर। क्या आप प्रूफ कर सकते हैं क्या ये चीज? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना चल रहा है, 0। आपने ये तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आप थीटा कैलकुलेट करना चाहते हैं, जल्दी ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कुछ यूटिलाइजेशन आप लोग करना चाहते हैं तो कीजिए। एक डायग्राम मैं इसमें आपकी हेल्प करने के लिए बना देता हूं। एक जो ये जो टेंजेंट होती है ना यहाँ पे, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये जो टेंजेंट एट द वर्टेक्स होती है ना यहाँ पे, सही से बनानी है सिम्टोट, एक सेकेंड, इसमें ना बड़ा ध्यान से बनना पड़ता है और कर्व लिए बिना ये काम चलता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा मैनेजमेंट तो हम कर लेते हैं, लेकिन बाकी ज्यादा नहीं। आप तब तक उस प्रूफ में लग जाइए अगर आप कर सकते हैं तो। क्या बनाया है मैं एकदम समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स बनाया मैंने, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा। ये वाला पॉइंट, अब मैं इसे जूम कर दूंगा, ये वाला पॉइंट कितना है, a कॉमा 0, ये वाला पॉइंट कितना है, 0 कॉमा 0, ठीक है, ये है a कॉमा 0, ये वाला पॉइंट कितना है, 0 कॉमा b। तो मतलब अगर आप ये यहां से ये पॉइंट कंसीडर करना शुरू करेंगे तो ये पॉइंट आपके पास निकल के आ जाएगा, कितना, ये a आ जाएगा और ये b आ जाएगा। ये लेंथ a है और ये लेंथ आपकी b है, यहां से यहां तक की लेंथ a है आपके पास में। तो ये लेंथ अगर मैं लिखना चाहूं, ये लेंथ मेरे पास में a है और ये लेंथ मेरे पास में क्या है, b है। तो अब मेरे हिसाब से आप सारी चीजें कर सकते हैं, जो इसेंट्रिसिटी निकालना था या जो भी निकालना था आपको वो आप कर सकते हैं। दूसरे कलर से लिख देता हूं,
ताकि आपको दिखाई देता रहे ये ए और ये बी। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाइए। ये प्रूव करना है अपने को, एंगल बिटवीन देम प्रूव करना है ये, और इसेंट्रिसिटी प्रूव करनी है। फटाफट, अपने पास टाइम कम है। सब कुछ मैंने बना दिया है। ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स से परपेंडिकुलर होगा डेफिनेटली, ये 90 डिग्री का एंगल तो बना ही रहा होगा। अगर ग्राफ नहीं ढंग से दिख रहा है तो मैं ये जूम कर देता हूं। ये सब एक क्या बना रहा है आपके पास, यहां पे एक स्क्वायर बना, वो क्या बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा ये यहां पे। ये एक रेक्टेंगल बनाएगा। जल्दी, डन। चलिए, हुआ या नहीं हुआ, कर रहे हो तो बताओ, नहीं तो मैं प्रूफ करता हूं। करूं? चलिए ठीक है यार, टेन थीटा बताओ कितना हो जाएगा यहां से। टेन थीटा कितना हो जाएगा बताओ। देखो ना, टेन थीटा क्या होता है इस ट्राइंगल में, अगर मैं इसे ओ बोलूं, इसे ए बोलूं और इसे बी बोलूं, तो ओ ए बी के अंदर टेन थीटा कितना हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज बी, अपॉन में कितना हो जाएगा ए, तो ये कितना हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। नो सर। ई स्क्वायर कितना होता है, वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, याद आया? तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, थीटा। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड थीटा। प्लस माइनस सीकेंड थीटा, है ना, प्लस माइनस सीकेंड थीटा। लेकिन हम क्या लेके चलेंगे तुम बताओ, इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला के केस में कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन ग्रेटर 1। देन 1। तो सीकेंड थीटा का केवल पॉजिटिव पार्ट अपन लेके चलेंगे। समझ आया या नहीं समझ में आया? आ गया आ सर। गया सर। आ गया सर। आ गया ना। तो इसेंट्रिसिटी कितना हो गया मेरा, ग्रेटर देन 1। डन है। तो ये E इज इक्वल टू सीकेंड थीटा मैंने प्रूव कर दिया है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल बिटवीन, दैट इज टू थीटा। टू थीटा कितना होना चाहिए, थीटा गलत लिखा हुआ है यहां पे, पता है तुमको, ये टू थीटा होना चाहिए, इज इक्वल्स टू सर्टेन कोई एंगल मान लो फाइ, कोई दिक्कत थोड़ी है। निकला? कर दूं? नहीं निकला? तो चलिए, tan टू थीटा का फॉर्मूला बताया जाए मुझे। टू tan थीटा अपॉन कितना हो जाएगा भाई, tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए, tan थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई है, b अपॉन ए। तो 2b अपॉन ए अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो यहां से tan टू थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b अपॉन ए अपॉन ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस अपॉन बी ए स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन ए स्क्वायर। ये इससे कैंसिल होगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहां से कितना आ जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। आया या नहीं समझ में आया? तो टू थीटा कितना हो गया, आ गया tan सर। टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
मॉड तो लगाना ही पड़ेगा, एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहा था ना ये, एक्यूट एंगल, इसलिए मॉड लगा दिया वहां पे। डन है, बढ़ू आगे। हाँ सर। समझ आया? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन है? हाँ यस सर। सर। चलिए आगे बढ़े। सेकंड, हाइपरबोला and its conjugate have the same asymptote। यही बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, बनाया भी यही है, यही एसिम्टोट है, इससे कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी बनाया मैंने, है ना। तो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट सेम एसिम्टोट रखते हैं, इसमें कुछ बताने की जरूरत है क्या? नो सर। नोट कर लिया? नेक्स्ट, द एसिम्टोट, एसिम लिखूंगा, द एसिम्टोट्स पास थ्रू the asymptote pass through the center of the hyperbola asymptote pass through the center of the hyperbola and the bisectors of the angle between the asymptotes are the axes, समझा दूंगा अभी, axes of the hyperbola। The asymptote pass through the center of the hyperbola and the bisector of the angle between the asymptotes are the axes of the hyperbola। देखो, ये ध्यान से देखना, अभी 1 मिनट पहले हमने बनाया है क्या, ये वाला एंगल थीटा बनाया, ये वाला एंगल थीटा बनाया, तो भाई एक्सिस ही तो हुआ। ऊपर वाला एसिम्टोट और नीचे वाला एसिम्टोट जो दे रखा है, उन दोनों के बीच में एंगल सेम है, इसका मतलब एक्सिस उसके बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। है ना? Yes, sir. यही तो बोल रहा है ये कि एसिम्टोट पास थ्रू दी सेंटर, ये हाइपरबोला का सेंटर ही तो है, ये बनाया हाइपरबोला, ये हाइपरबोला का सेंटर है, और वहां से क्या कर रहा है, द asymptote pass through the center of the hyperbola and the bisector of the angle between the asymptote are the axes। बाइसेक्टर कौन हुआ? बाइसेक्टर हुआ ये लाइन, इस एसिम्टोट और इस एसिम्टोट का बाइसेक्टर हुआ ये लाइन, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, सेम। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रूव भी कराई है, एंगल सेम करके ही तो हमने ये tan थीटा निकाला। ठीक है, तो जब मान के कर दिया तो ऑलरेडी हमने अज्यूम कर चुके हैं उसके बारे में, तो हम अभी कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, इक्वल होता ही है। कुछ दिक्कत है तो प्लीज बताइए। कुछ दिक्कत है तो प्लीज बताइए। कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्टोट्स the equation of pair of asymptotes differ from, ये भी आपने अभी देखा था, मैंने बताया भी था, differ from
the equation of hyperbola and the conjugate hyperbola differ from the equation of hyperbola and the conjugate of the hyperbola and the by some constant only. मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. इन दोनों में देखें तो ये कांस्टेंट का ही तो डिफरेंस आ रहा है. कितना आ रहा है हमारे पास? यही तो आया. बोलो हाँ या ना. कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बताओ. कांस्टेंट का ही तो डिफरेंस है. मतलब अगर कल को मैं ये बोल दूं कि भैया मेरे पास ये एक्स वाई जेड इक्वेशन जो है वो किसकी है? एसिम्प्टोट की है. मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1. ये मेरे पास हाइपरबोला है तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन क्या होगी? सीधे सीधे ये लिख दो आप. ये लो बिना पूछे. ये एसिम्प्टोट हो गया, ये हाइपरबोला हो गया. समझ आया या नहीं समझ में आया? आ गया सर. सर मतलब जिस हाइपरबोला का सेंटर ओरिजिन होगा उसकी कांस्टेंट हमेशा 0 आएगी असिम्प्टोट पे. उसकी एसिम्प्टोट के केस में हाँ हाँ हमेशा 0. नहीं. मतलब मेरा कहने का मतलब है कांस्टेंट पार्ट को 0 कर देना. अभी हम एक चीज पढ़ेंगे जैसे ना इसका एक स्पेशल केस पे हमको डिटेल डिस्कशन करना है. ये वाला उसका भी सेंटर यही होता है 0. उसमें एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इक्वेशन आती है. एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 एसिम्प्टोट आ जाता है क्योंकि कांस्टेंट है सी स्क्वायर. अच्छा. ठीक है. तो हमेशा यही ध्यान रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंस होगा. जो भी इक्वेशन होगी कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंस होगा. यहां पे क्या है? 1 है. यहां पे 1 की जगह कुछ और भी हो सकता है कभी. समझ रहे हो आप मेरी बात? यस सर. ठीक है. और बढ़े आगे. यस सर. चलिए 5वां. द एसिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला are the diagonals. Asymptotes of a hyperbola are the diagonals of, ये भी मैं बता चुका हूं एक तरीके से फिगर के अंदर ही, rectangle formed by the line drawn through the extremities, line drawn through the extremities of each axis, parallel to the other axis. The asymptote of hyperbola are the diagonal of the rectangle formed by the line drawn through the extremities of each axis parallel to the other axis. देखो ये बनाया हुआ है. ये देखो यही तो है. ये एक डायगोनल हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया. एक्सट्रीमिटीज ऑफ द एक्सिस, यही तो है. एक्सट्रीमिटीज ऑफ द एक्सिस, यही तो है. एक्सट्रीमिटीज ऑफ द एक्सिस. वहां से लाइन ड्रॉ किया गया एक दूसरे के पैरेलल, लाइन ड्रॉ किया गया एक दूसरे के पैरेलल, तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसके डायगोनल
क्या रहेंगे? एसिम्पटोट्स। समझ में आया या नहीं समझ में आया? आ गया सर। दिक्कत यहां तक किसी को? चलिए, सिक्स्थ पार्ट। एक बात बताओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या था? अगर ये एक हाइपरबोला है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है? a इज इक्वल्स टू बी कर देना, a इज इक्वल्स टू बी कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये तो बना, ये तो रेक्टेंगुलर हाँ सर। हाइपरबोला है, a इज इक्वल्स टू बी कर देंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यही होता है, फिगर भी यही होता है। मैंने यही बताया था, गलतफहमी नहीं पालना। जो हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, फिगर भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का यही होता है। उसमें बस ये ए और ये ए, ये दोनों ए हो जाते हैं। ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, फिगर यही होता है। उससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर हम ये पढ़ते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हमेशा। ये जो कोचिंग कर लेते हैं बच्चे, वो जनरली ये डाउट पूछते हैं कि सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो ये होता है, ये कैसे बोल रहे हो? बेटा यही होता है, इसको हम 45 डिग्री से रोटेट कर देंगे और ये केस बना देंगे। वो तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन एक्चुअल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये है। ठीक है, अब सुनो, अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में एसिम्पटोट क्या हो जाएंगे? एसिम्पटोट क्या होगा बताओ जरा। अब बताओ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एसिम्पटोट्स क्या हो जाएंगे? एसिम्पटोट्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ बताओ? 0। तो वाई स्क्वायर कितने के बराबर हो गया? एक्स स्क्वायर। मतलब एसिम्पटोट की इक्वेशन कितनी हो जाएगी? वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो वहां पे आ रहा था b अपॉन ए टाइम्स ऑफ x, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ए टाइम्स ऑफ x। यहाँ पे आ रहा है y इज इक्वल टू a और b की वैल्यू सेम हो गई तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस x, मतलब 45 डिग्री पे मिलेगा दोनों एसिम्पटोट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? हो गया सर। हो गया सर। है ना? और ये दोनों एसिम्पटोट एक दूसरे के बीच में कितना एंगल बना रहे होंगे? 90 डिग्री। आप बोलोगे सर 90 डिग्री कैसे? मैं बोलूंगा बेटा ये भी 45, ये भी 45, 45 45 कितना हो गया? 90। 45 45 कितना हो गया? 90। डन। डन। चलिए एक और चीज करा देते हैं और अपना एसिम्पटोट कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रूफ आपको करना रहेगा, ट्राई करना है आपको, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। 7th प्रॉपर्टी, बढ़िया प्रॉपर्टी है ये। परपेंडिकुलर लिखते जाइए। परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई perpendicular from the foci on either foci on either of asymptote perpendicular from the foci on either asymptote meets it at the same point at the same point as the corresponding directrix and अभी देखने में बड़ा भारी सा लगेगा and the common point
of intersection lie on the auxiliary circle, lie on the auxiliary circle. अब देखो ये हाइपरबोला बना, अरे यार एक बन जाता है दूसरे में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये ऑक्सिलरी सर्कल बना, ठीक है। अब एक ये बना, एक ये बना। अब मैंने क्या बना दिया, डायरेक्ट्रिक्स बना दिया यहां से, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो पॉइंट है, ये फोकाई से अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये ऑलमोस्ट, ये दिख नहीं रहा लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। ये है ए ई कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू ए वाई। सेम यहां से भी ये जो फोकस रहेगा और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, वो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी सर्कल पे पॉइंट मिलेगा वहां पे कितना रहेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सर और 90 डिग्री डायरेक्ट्रिक्स से थोड़ी बनाएगा, एसिम्पटोट से बनाएगा। वो सेम ही पॉइंट है बेटे। नहीं तो डायरेक्ट्रिक्स से भी ये 90 बनाएगा एंगल। अरे ये पॉइंट मिला है लड़के मैंने, अच्छा ये मार्क कर दिया क्या, हाँ ये पॉइंट मिला है मैंने, ये पॉइंट पे बनाया है, सेम होगा। ठीक है ना। तो ये अब ये 90 है, सही कह रहे हो तुम, अब ये 90 है। तो मैं बोल रहा हूं परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई ऑन आइदर ऑफ द एसिम्प्टोट मीट इट एट द सेम पॉइंट एट द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, सही बात है, सेम पॉइंट पे मिला रहा है। एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। तो सही है, ये एसिम्प्टोट पे 90 डिग्री बना रहा है, यहां से जो आपने डाला है एक फोकस से एसिम्प्टोट पे 90 डिग्री बना रहा है, और वो पॉइंट किस पे आ रहा है, आपके किस पे भी आ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे भी आ रहा है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो बताओ क्या करें, एसिम्प्टोट की इक्वेशन कितनी है, एसिम्प्टोट की इक्वेशन यहां से y इज इक्वल्स टू b अपॉन a टाइम्स ऑफ x, ये वाला कितना है, y इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a टाइम्स ऑफ x, ठीक है। तो ये मेरे पास लाइन है ना, और यहां पे ये पॉइंट कितना हो जाएगा, अब ये भी तुम बना सकते हो भाई, ये पॉइंट अपने को कितना मिल जाएगा, ये a बाई ई को उठा के अगर मैं इसके अंदर डाल दूं तो y मिल जाएगा। तो यहां से इसका स्लोप निकालो, यहां से इसका स्लोप निकालो, m1 m2 इज इक्वल्स टू -1, प्रूफ कर दो, ट्राई करके देखो। मैं फिर से बता रहा हूं, आप ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से r। तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकाल सकते हैं, x तो इस पे ऑलरेडी फिक्स है b अपॉन ए, y के लिए तुमने क्या किया, इस x की वैल्यू को उठा के इसके अंदर डाल दिया तो y पॉइंट आ गया तुम्हारा। ये पॉइंट एक बार मिल गया, इसका स्लोप निकाल लो और इसका स्लोप निकाल लो, काम बन जाएगा। m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 लगा दो। जल्दी करो ट्राई। जल्दी ट्राई करो।
डन। डन। हो गया सर। भाई कुछ नहीं करना, ये पॉइंट आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ए बाई ई कॉमा ए रखेंगे, यहाँ ए बाई ई रखेंगे तो बी बाई ई आ जाएगा ये पॉइंट। यहाँ पे डालो ए बाई ई, ए से कैंसिल, बी बाई ई, तो ये आपका आर पॉइंट हो गया। ठीक है, अब तुम यहां से स्लोप कैलकुलेट करो। इसका स्लोप m1 बोल देता है, इसका स्लोप कितना है m2, तो m2 इज b अपॉन a, m1 इज m1 कितना है b अपॉन e माइनस 0 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपके पास में a अपॉन e माइनस ए ई, तो m1 कितना हो जाएगा ये b अपॉन a माइनस ए ई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा e, तो m1 कितना हो जाएगा b अपॉन a माइनस ए ई का स्क्वायर। m1 है b अपॉन a माइनस ए ई स्क्वायर, ये हो जाएगा m1। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, आपका कुछ मिस्टेक किया क्या मैं? सही है, ये पॉइंट मैंने इसमें उठा के डाला, एकदम सही है। तो ये 0 और यहाँ पे ई स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब काम तो बन ही गया ना, देखो ना यहाँ से m1 को देखेंगे तो कितना आ जाएगा b अपॉन a टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा चल रहा है। हाइपरबोला में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में ई स्क्वायर। तो अगर मैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को लिखना चाहूंगा तो वो ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस बी स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस ई स्क्वायर का मतलब है b अपॉन ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर का मतलब है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। तो ये इसे काट देगा, ठीक है, ये इसे काट देगा, मतलब आपके पास में m1 कितना बन जाएगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, दूसरा स्लोप आपके पास ऑलरेडी कितना दे रखा है इस लाइन का b अपॉन ए, तो m2 कितना है मेरे पास में b अपॉन ए, m1 कितना है माइनस a अपॉन b, तो m1 m2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया -1, देख लो ना। बताओ कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से यहां नहीं तक? कोई डाउट किसी को भी? नो सर। नहीं सर। डन है, चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है क्या, एसिम्प्टोट। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन लगाना चाहते हैं एसिम्प्टोट पे एक आध, तो मैं रेकमेंड करूंगा सिंगेज की बुक यूज कीजिए, उसमें एक आध क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा अपने को अपने ही मॉड्यूल में।